नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवाचार IAS अकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के दौरान इतिहास से संबंधित जो हमारा सेक्शन था प्राचीन भारत का इतिहास, उससे संबंधित हमने एक चैप्टर को कंप्लीट किया था, वो पाषाण काल। तो पाषाण काल जैसे मैंने कि उसी दौरान लास्ट में जब आपसे बोला था कि पाषाण काल के दौरान जो चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद में हम उसी से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो आज मैं आपके सामने इस काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आयोग ने पूछे हैं UPPCS एंड UPSC और तथा BPSC के माध्यम से जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आज हम उन्हीं को डिस्कशन करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे और समझाएंगे कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और जब लास्ट में जब आप देखिएगा कि हमारे क्वेश्चन हमारे जो लेक्चर है उसके माध्यम से क्वेश्चन आपको किसने पुटअप किए गए हैं या वहाँ से डायरेक्टली कितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं यहाँ से। तो चलिए हम चर्चा करते हैं, इस क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि पाषाण काल से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं बोर्ड पे कि चैप्टर पाषाण काल है जो हमने पिछले लेक्चर के दौरान कंप्लीट किया था, और ये लेक्चर 2 है, यानी कि हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा ये 1 है, और इसमें देखते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट थे एक, क्या थे? ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पुरातत्वविद, ऑप्शन सी पुरा वनस्पति शास्त्री, या ऑप्शन डी इतिहासकार। तो आपके पास लगभग 5 सेकंड का समय है और सोच के आंसर बताइए इसका क्या आंसर है। ये जो क्वेश्चन है ये UPPCS ने पूछा है प्रीलिम्स के दौरान, और काफ़ी बारी क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। चलिए, इसके अगर आंसर की हम बात करें तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद भी थे, यानी कि इसके आंसर 2 हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। क्योंकि ये UPPCS ने क्वेश्चन पूछा है और कुछ बच्चों ने इसकी डिमांड की थी कि भूगर्भ वैज्ञानिक थे और कुछ ने ये ऑप्शन लगाया था पुरातत्वविद थे, तो आयोग ने दोनों को ही इसको आंसर माना है। तो हम दूसरे क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, डेनमार्क का एक संग्रहालय है, डेनमार्क के अंदर ही कोपेनहेगन उसकी राजधानी है, वहाँ एक संग्रहालय है जहाँ पे एक सामग्री रखी जाती हैं पुरातात्विक काल से संबंधित। तो उसमें देखते हैं कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण सामग्री से ये स्पष्ट होता है कि पाषाण युग, कांस्य युग और लोही युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। यानी क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसा कौन सा इतिहासकार था या ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग में? पाषाण युग, कांस्य युग और लोही युग। तो ऑप्शन ए थॉमसन ने, ऑप्शन बी लुबाक ने, ऑप्शन सी टेलर ने, या ऑप्शन डी चाइल्ड ने। 5 सेकंड का समय है, इसको करने की कोशिश करिए और अपना जो आंसर आपका सही आता है और जो आंसर आपको लगता है कि आपका ठीक है, आप उसको नोट डाउन करते रहिए और लास्ट में जाके अंक मिलाइए कि आपका कितने अंक कलेक्ट हुए हैं। तो उससे एक पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की चल रही है। देखिए यहाँ पे, चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। ये इसका आंसर है थॉमसन ने। जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर के दौरान एक प्रागैतिहासिक काल के डिवाइड के दौरान एक मैंने पॉइंट लिखाया था कि 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन ने सबसे पहले इस काल को 3 भागों में विभाजित किया था 1820 ईस्वी में। तो उसका है पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। जिस किसी को नोट करना है वो क्वेश्चन को नोट कर सकता है, और यही क्वेश्चन लगातार लगभग बार रिपीट होते हैं और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं
ओके, चलिए फिर हम इसको फिनिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था वो किस काल से हुआ है, वो यहाँ पे चर्चा की गई है। तो ऑप्शन ए है निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी ऊपरी एवं पाषाण काल में, ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि पाषाण काल से संबंधित और पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसके दौरान मैंने बारी बारी से बताया था आपको कि किस काल के दौरान कृषि का प्रारंभ हुआ था, किस काल के दौरान पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कि कहाँ से किस पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, वो सब हमने यहाँ पे दोहराया था। और आपने अगर ठीक से पढ़ा होगा तो ये आप क्वेश्चन का आंसर ठीक से कर लेंगे। तो देखिए, आप करने की कोशिश करिए। मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड का समय दूंगा और 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को करिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका जो प्रारंभ हुआ है, हमें पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें मध्य पाषाण काल से मिलते हैं, मध्य पाषाण काल से मिलते हैं पशुपालन के साक्ष्य। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसका भी विवरण देंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन भी रिलेटेड है और ये जो क्वेश्चन है एमपी पीसीएस के द्वारा पूछा गया है, मध्य प्रदेश पीसीएस के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान कौन है? ऑप्शन ए लंगनाज, ऑप्शन बी वीरभानपुर, ऑप्शन सी आदमगढ़ या ऑप्शन डी चौपानी मांडो। तो ये क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने ठीक से मेरा पुराना लेक्चर देखा हो तो करिए इसको। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी आदमगढ़। जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि मध्य पाषाण कालीन 2 स्थलों की खोज हुई है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से। इन दोनों स्थल से ही हमें मध्य पाषाण कालीन संबंधित हमें पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक हैं और एक दूसरे से अगर आप ठीक से इसको पढ़ेंगे तो इसको भी समझ जाएंगे। तो ये जो आदमगढ़ है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। यहाँ से हमको एक तो सूक्ष्म आकार के पत्थर के औजार भी मिले हैं और दूसरे पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपने यहाँ क्वेश्चन देखे और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं बाकी और क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसमें से देखिए, ऑप्शन ए चौपानी मांडो, ऑप्शन बी काकोरिया, ऑप्शन सी मैदहा से या ऑप्शन डी सराय नाहर से। तो क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिए और समझिए कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आयोग द्वारा पूछा जाता है। तो ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से कि हमको हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? 5 सेकंड का समय है और समझने की कोशिश करिए। तो देखिए, इसका आंसर है मैदहा। मैदहा यानी कि मैदहा एक प्रकार से देखा जाए
तो मध्य पाषाणकालीन एक स्थल है जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है और यहाँ से मानव की हड्डी तथा सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा है? मैदहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। इसको सॉल्व करिए। ऑप्शन ए सराय नाहर से, ऑप्शन बी दमदमा से, ऑप्शन सी मैदहा से, ऑप्शन डी लंगनाज से। तो सॉल्व करिए, इसको बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर है दमदमा। अब देखिए यहाँ पे एक प्रकार से कि एक ही प्रकार से लगभग कुछ ही स्थल हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दमदमा और सराय नाहर, मैदहा, ये तीनों ही स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित थे और यहाँ से दमदमा से लगभग 41 मानव समाधान की प्राप्ति हुई है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन काफ़ी सिंपली पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इनको आप समझने की कोशिश करिए और प्रिंट आउट या फिर इसका नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि खाद्यान्न की कृषि जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी वो कहाँ से हुई है और किस काल से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल और ऑप्शन डी प्रोटो ऐतिहासिक काल। तो मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में बताया था कि कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं और सबसे पहले कृषि कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो उस प्रकार से देखा जाए तो कौन से काल से संबंधित है, तो ये कौन से काल से संबंधित है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मात्र 5 सेकंड का समय है आपके पास, तो सॉल्व करिए कौन सा इसमें आंसर हो सकता है और बाद में मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और कितने क्वेश्चन हमारे लेक्चर के द्वारा डायरेक्टली पूछे गए हैं। चलिए इसका आंसर है नवपाषाण काल। जो हमने नवपाषाण काल का जो चैप्टर पढ़ाया था, जो एक टॉपिक दिया था, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है और जिसमें आपने देखा था कि लहुरा देव पहले क्या होता था, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान प्रांत में एक स्थल है मेहरगढ़, वहाँ से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते थे। किंतु नवीनतम खोजों के आधार पर लहुरा देव जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित था उस समय, और वहाँ से हमें सबसे पहले 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक के कालखंड में हमें ये वहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। तो जो पहले कोल्डीवा और मेहरगढ़ था वो ऑप्शन अब चेंज हो चुका है, वहाँ अब आपको यही लगाना है सिर्फ लहुरा देव। अगर मेहरगढ़ ऑप्शन में है फिर भी, क्योंकि लहुरा देव ही अब साक्ष्य के आधार पर सबसे प्राचीनतम कृषि वाला स्थल माना गया है। तो यहाँ अगर चर्चा करें तो कौन सा है, नवपाषाण काल में कृषि के प्रारंभ हुआ था। जैसे अपने मध्य पाषाण काल में पशुपालन की हमें साक्ष्य मिलते हैं और पुरापाषाण काल में मानव कैसा रहता था, सिर्फ कच्चे मांस और कंदमूल पर ही निर्भर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज था मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज था, जो सर्वप्रथम मानव जो उपजाया था वो कौन सा अनाज था। तो ये देखा जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले जौ उपजाया था, सबसे पहले जौ उपजाया था। अब आप कह रहे होंगे कि अभी तो लहुरा देव से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसमें जौ कैसे आ गया। तो जौ की हम चर्चा करें
तो ईरान और भूमध्य सागर के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर हमें 8000 ईसा पूर्व से पहले जौ के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये जो कुछ स्थल हैं, कुछ पॉइंट हैं, आप इन्हीं को पढ़ते रहिए और समझते रहिए और यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगर प्राचीन भारत से या प्राचीन इतिहास से अगर 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से आना निश्चित है और एक क्वेश्चन ही आपको मेरिट से बाहर कर सकता है और एक क्वेश्चन ही मेरिट में आपको ला सकता है। तो आप बारी बारी से ठीक से पढ़िए और समझिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन ये है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी हमने देखा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने चर्चा की कि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उसकी चर्चा की। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जहाँ से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए कोल्डिवा, ऑप्शन बी लहुरादेव, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी टोकवा। ये नवपाषाणकालीन स्थल हैं और देखिए यहाँ से कि कौन सा स्थल है जो अभी मैंने बताया भी था। तो 5 सेकंड आपके पास है, इसको सॉल्व करिए। तो इसमें आंसर है लहुरादेव। लहुरादेव अर्थात आपने देखा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर एक ज़िला है, वहाँ से इस स्थल की खोज की है, जहाँ से लगभग वर्तमान समय से 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के मध्य कृषि के प्रमाण मिले हैं और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। पहले एक क्वेश्चन बनता था कि चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें कोल्डिवा से मिलते थे, लेकिन वो साक्ष्य गलत थे और पुरातत्वविदों ने इसकी दोबारा से खोज की और सर्च की। उसके आधार पर इसका कालक्रम जो माना गया है वो 5000 से 4000 ईसा पूर्व के बीच में माना गया था। और जो लहुरादेव का जो स्थल है, और लहुरादेव से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य इसको कृषि के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मेहरगढ़ पहले कृषि के साक्ष्य में सबसे पहले माना जाता था। मेहरगढ़ भी अब नहीं है, जो बलूचिस्तान प्रांत में है पाकिस्तान में। तो अब यही है, इसी को मानना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में लहुरादेव नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में आपको मेहरगढ़ टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी किले गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी कालीबंगा। अब देखिए यहाँ पे कि उस स्थान ऐसा कौन सा स्थान है यहाँ पे कि जहाँ से पहले स्थायी जीवन यानी कि लोगों ने रहना स्टार्ट किया, घर बनाकर रहना स्टार्ट किया। तो घर बना के वहीं रहना स्टार्ट किया होगा जहाँ से वो खेती करना शुरू किए होंगे, तभी उनको रहने की ज़रूरत पड़ी होगी। अन्यथा लोग एक जगह से दूसरी जगह चलवासी थे या कबीलाई जीवन जीते थे। और तो इसमें अगर ऑप्शन में देखा जाए तो कौन सा आंसर है, ये इसका आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें स्थायी जीवन के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन अब लहुरादेव से हमको कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वहाँ से अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वहाँ पहले लोग रहते भी थे। अगर ये स्पष्ट हो जाए तो मेहरगढ़ का ऑप्शन गलत हो जाएगा और लहुरादेव माना जाएगा अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तब। किंतु इस कंडीशन में मेहरगढ़ ही यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा जहाँ से स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। यहाँ देखा जाए धौलावीरा ये गुजरात में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित काल है और कालीबंगा भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित काल है। किले गुल मोहम्मद ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस प्रकार से देखा जाए इसका आंसर होगा मेहरगढ़। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11, निम्न में से किस पुरा स्थल से
पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए आमरी, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी कोटदीजी, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है और आप इसको सॉल्व करिए। इसमें से कौन सा आंसर है? अगर आ रहा है तो सॉल्व करिए, उसके बाद काउंट करिएगा कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। तो इसके जो आंसर है वो ये है मेहरगढ़। यानी मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है कि यहाँ से पाषाण काल से लेकर यानी प्रागैतिहासिक काल से लेकर और हमें हड़प्पा सभ्यता तक के जो सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिसका अगर ठीक गया हो वो आप अपना नोट कर ले। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का मतलब इसका वो है राख का टीला। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए बुदिहाल, ऑप्शन बी संगनकल्लू, ऑप्शन सी कोल्डीवा, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर हो सकता है आपके अनुमान से। तो इसका आंसर है संगनकल्लू। इसका आंसर है संगनकल्लू। देखिए संगनकल्लू की अगर बात करें तो संगनकल्लू दक्षिण भारत में कर्नाटक के बेल्लारी जिले मैसूर के पास स्थित है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं और कुछ स्थल ऐसे हैं जो बार बार क्वेश्चन में रिपीट किए जा रहे हैं। यही आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। मध्य पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन या फिर नव पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और लगभग गिने चुने कुछ स्थल ऐसे हैं जिनको बार बार रिपीट किया जाता है। यूपीपीसीएस द्वारा, यूपीएससी द्वारा और बीपीएससी द्वारा इन क्वेश्चनों को ज़्यादा पूछा जाता है। वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा कि आपने क्वेश्चनों को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पे इसको पढ़िए क्लियर अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? भीमबेटका की गुफाएं या भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए गुफाओं के शैलचित्र, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी बौद्ध प्रतिमाएं या ऑप्शन डी सोन नदी का उद्गम स्थल। तो भीमबेटका की गुफाएं आपको पता ही है कि किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था। और ये मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल तीनों के लिए फेमस है। और किस लिए फेमस है? ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? गुफाओं के शैल चित्र। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीसीएस द्वारा पूछे गए हैं और बार बार क्वेश्चन को रिपीट किए जाते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी सिंगरौली, ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन। अब्दुल्लागंज रायसेन। तो सोचिए और 5 सेकंड में इसको करने की कोशिश करिए। तो कौन सा आंसर हो सकता है आपके हिसाब से, ताकि आपको भी एक अनुभव हो कि ये क्वेश्चन आपने कहीं पढ़ा है या फिर जो पुराना लेक्चर आपने देखा था उसके तहत आप अगर ठीक से देखा है तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो करिए इस क्वेश्चन के लिए और समझिए कौन सा इसका आंसर हो सकता है। चलिए, इसका आंसर है अब्दुल्लागंज रायसेन। जैसे मैंने आपको बताया था कि भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये दक्षिण में को पड़ता है अब्दुल्लागंज रायसेन। ये भी एक ज़िला का नाम है जहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं बनी हुई हैं। तो भीमबेटका की गुफाओं से हमको क्या प्राप्त हुआ है कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर यानी कि पुरापाषाण काल से लेकर
मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तक के हमको शैल चित्र मिलते हैं, जो आज भी हूबहू उसी प्रकार के दिखते हैं, और एक वहाँ से हमको उसकी पहचान मिलती है और पता चलता है कि उस समय के लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे। ठीक है, तो उन शैल चित्रों के दौरान सबसे ज़्यादा लाल और काले रंग का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। तो यहाँ देखिए और समझिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपने डायरी में लिख लीजिएगा ठीक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्या है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए घगरिया, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी लेखनिया, ऑप्शन डी आदमगढ़। ये नवपाषाण और मध्य पाषाण काल से संबंधित ये स्थल हैं, उनके नाम दिए गए हैं और आप ये यहाँ पे सॉल्व करिए। 5 सेकंड का समय है, सॉल्व करिए इसको। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है भीमबेटका। इसका आंसर है भीमबेटका। तो यहाँ पे आपने देखा कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये अब्दुल्लागंज, रायसेन जिला और मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और यहाँ से हमको प्रागैतिहासिक काल से लेकर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सभी काल से संबंधित हमको चित्र मिले हैं। तो यहाँ से सर्वाधिक चित्र हमको प्राप्त हुए हैं और ये जो गुफाएं हैं भीमबेटका की गुफाएं हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 16 और इसकी हम चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी मास्के। आप इसको सॉल्व करिए और मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया भी है चैप्टर के तहत। आपको जो लेक्चर पुराना लिया था उसके तहत इसको मैंने सॉल्व कराया है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है बुर्जहोम। बुर्जहोम मैंने आपको बताया था, नव पाषाण काल के तहत बताया था कि बुर्जहोम एक ऐसा स्थल है जहाँ से हमको मानव कंकाल के साथ कुत्ते को भी दफनाए हुए के साक्ष्य मिलते हैं, उसके भी कंकाल प्राप्त होते हैं। तो बुर्जहोम कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है ये बुर्जहोम और नव पाषाण कालीन स्थल है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखे जाए और इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो ये क्या है, गर्तावाच के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्तावाच के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? गर्तावाच का मतलब है ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से हमें ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि लोग गड्ढा खोदकर उसमें रहते थे। तो ऐसा कौन सा स्थल है? वो है हमारा, बताइए कौन सा है। 5 सेकंड का समय है। ऑप्शन ए बुर्जहोम, ऑप्शन बी कोल्डिबा, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी संगनकल्लू। तो इनमें से कौन सा है जहाँ पे लोग गड्ढा खोदकर उसमें रहते थे? तो इसका आंसर है बुर्जहोम। अभी मैंने बताया था आपको पहले क्वेश्चन में कि बुर्जहोम से ही हमको मानव कंकाल के साथ में कुत्ते की कंकाल भी प्राप्त हुए हैं और बुर्जहोम से ही हमें गर्तावाच के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? यानी जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य पर्वत श्रेणी है, उससे हमको सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मोरहना पहाड़, ऑप्शन बी घगरिया, ऑप्शन सी वघईखोर, ऑप्शन डी लेखनिया। तो इसमें से बताइए कौन सा है इसका आंसर। और
तो इसका आंसर इसमें देखिए लेखनीय है, इसका आंसर लेखनीय है। एक पुरातात्विकविद हैं जॉन आर लोवाक, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ से हमको लगभग 41 मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं लेखनीय से। और ये जो जॉन लोवाक हैं वो अमेरिका से संबंधित हैं और वहाँ से इन्होंने साक्ष्य जुटाए थे। उनके आधार पर अगर देखा जाए, उनके अनुसार देखा जाए, यहाँ से हमको 41 मानव समाधान की प्राप्ति हुई है जो लघु पाषाण काल से संबंधित दर्शाए गए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 पर हम चर्चा करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 19 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो जैसे मैंने आपको उस समय बताया भी था उस चैप्टर के दौरान, आप इनसे यहाँ से क्वेश्चन भी देख सकते हैं और इसको करने की कोशिश करिए। 1-2 सेकंड का समय है आपके पास में। तो देखिए इसका आंसर कौन सा है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अर्थात मैंने आपको उसके दौरान बताया था कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। और यहाँ पे देखा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम की भूमिका में ही हमें पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राप्ति भी हुई है। उनके निर्देशन के अनुसार ही काफ़ी खुदाइयाँ भी हुई थी। तो इसका आंसर क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम, नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी चेन्नई। तो कहाँ पर है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसका जो आंसर है वो है भोपाल, इसका जो आंसर है वो है भोपाल। तो आपने यहाँ पे देखा दोस्तों कि लगभग मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए और जिसके दौरान आपने बारी बारी से इन क्वेश्चन को देखा और समझा। और अब आप कैलकुलेट कीजिएगा कि मेरी पहले की क्लास से लेकर और इस क्लास के दौरान जो कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली उसी क्लास से संबंधित पूछे गए हैं। और ये सब मैंने वही क्वेश्चन को डिस्कशन किया था जो क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश पीसीएस द्वारा पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस द्वारा पूछे गए हैं तथा बिहार पीसीएस द्वारा भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन किया है और ये क्वेश्चन लगभग बार बार रिपीटेड होते हैं। अगर यहाँ हम बात करें कि अगर प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित पीसीएस में अगर 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आना तय है, निश्चित है। तो आप इन क्वेश्चनों को ठीक से याद कर लीजिएगा और समझिएगा। तो देखो यहाँ पे मेरा जो पाषाण काल का चैप्टर है वो अब फिनिश हो गया है एक प्रकार से। अब जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता होगा। किंतु उससे पहले एक जो हमारे दूसरे सर हैं एस.के. ठाकुर जी, उनकी क्लास स्टार्ट होगी कल से और वो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। सबसे पहले वो आपको इकोनॉमी के बारे में बताएंगे कि यूपीएससी में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और यूपी पीसीएस में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, और पूरा डिस्कशन करेंगे कल आपको और समझाएंगे कि इकोनॉमिक्स का क्या रोल है यूपीएससी के दौरान या यूपी पीसीएस के दौरान। उन सब पर चर्चा करेंगे और बारी बारी से अपने टर्न को कंप्लीट करेंगे। फिर उनकी पहली क्लास उसके बाद में स्टार्ट होगी चैप्टर वाइज। जब उनका पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे पाषाण काल को फिनिश किया और वैसे ही उनका जब पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मेरा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता
जब मेरा कंप्लीट होगा तब उनका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। इस प्रकार से इसी प्रकार से हम बारी बारी से चैप्टर को हम चलाते रहेंगे, और ताकि आप इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री दोनों को ठीक से समझ सकें। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।